Okay, let's start with summary. Summary of the chapter breathing and exchange of gases. देखो एनसीईआरटी में कोई भी वर्ड आपको छोड़ना नहीं चाहिए. कल को उठ के कहीं से भी वर्ड बना सकता है. एनटीए हैव नो चिल, मतलब अचानक से अगर उसको लगा तो दे देगा. ठीक है, तो इससे अच्छा है हर चीज पढ़. और काफी बार समरी में से भी कुछ ना कुछ पॉइंट आ सकता है. एग्जैक्टली जो टेक्स्ट है उसको एक्सट्रैक्ट करके नहीं लिखा गया है, इसको एलैबोरेट किया गया है अलग तरीके से. तो ये भी हेल्पफुल है आपके अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने के लिए. Cell utilize oxygen for metabolism and produce energy along with substances like carbon dioxide which is harmful. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ गया तो इनडायरेक्टली हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा, इनडायरेक्टली एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक बढ़ेगा जिसको हम एलिमिनेट करना चाहेंगे. बट ये क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? क्योंकि सेल एनर्जी बना रहा है, उसको एनर्जी चाहिए, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हो रहा है, कुछ चीज बना रहा है, कुछ चीज तोड़ रहा है. ऐसे ही तो लाइफ क्रिएट हो रहा है. ठीक है, लाइफ प्रोसेस मेंटेन हो रहा है. ठीक है, एनिमल हैव इवॉल्व डिफरेंट मैकेनिज्म टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू सेल्स एंड फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम देयर. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. अगर इंडिविजुअली ब्रेक करके आपने समझा तो समरी पूरे चैप्टर को कनेक्ट कर देगा, और कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. We have a well developed respiratory system comprising of two lungs and associated with air passages to perform this function. First step is in respiration. First step in respiration is breathing, by which atmospheric air is taken in, inspiration, and the alveolar wall is alveolar air is released out, called expiration. ठीक है, exchange of O2 and CO2 between deoxygenated blood and alveolar, transport of these gases throughout the body, exchange of O2 and CO2 between oxygenated blood and tissue, and utilization of O2 by the cells. Cellular respiration. Respiration in plants में आपको पता चलेगा cellular respiration क्या होता है. Are the other steps involved? ये है स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन. इसमें अरेंजमेंट वाला सवाल आएगा. एक 4-5 पॉइंट्स है एनसीईआरटी में, वो ध्यान देना. ठीक है, inspiration and expiration are carried out by creating pressure gradients between the atmosphere and the alveoli with the help of specialized muscle, intercostal and diaphragm. ठीक है, volume of air involved in these activity can be estimated with the help of spirometer. spirometer ध्यान देना, वो respiratory volume को measure करता है and are of clinical significance. Exchange of O2 and CO2 at the alveoli and tissue occur by diffusion. कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, अल्टीमेटली डिफ्यूजन ही है एक इकलौता मेथड जिससे एक्सचेंज ऑफ गैस होता है. Rate of diffusion is independent on partial pressure gradient of O2, that is PO2 and CO2. ठीक है, ये ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, ये शायद टेक्स्ट में भी नहीं लिखा हुआ है. बोल रहा है कि पार्शियल प्रेशर my bad, rate of diffusion is dependent on partial pressure gradients of PO2 and PCO2. ठीक है, जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा रेट होगा. एज वेल एज solubility as well as thickness of diffusion substance. समझ रहे हो? तीन चीजों पे डिपेंड करता है. थिकनेस, पार्शियल प्रेशर एंड solubility ऑफ पर्टिकुलर गैस. इन तीन चीजों पे एक्सचेंज ऑफ गैस रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, these factor in our body facilitate diffusion of oxygen from alveoli to the deoxygenated blood as well as from the oxygenated blood to the tissue. The factors are favorable for diffusion of O2 in opposite direction, that is from tissue to alveoli. तो हमारा जो कंडीशन सेट होता है हमारे लंग के अंदर, उसके हिसाब से प्रेशर ग्रेडियंट, थिकनेस वगैरह, सोल्युबिलिटी के हिसाब से ऑक्सीजन एल्वियोलाई से डीऑक्सीनेटेड ब्लड में ट्रांसफर हो जाता है, और डीऑक्सीनेटेड ब्लड से CO2 एल्वियोलर वॉल में डिफ्यूज हो जाता है. वहीं पे ये अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया. ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब टिश्यू में पहुंचता है
इस वहाँ पे ऐसा कंडीशन है कि ऑक्सीजन ऑक्सीनेटेड ब्लड से टिश्यू में एंटर कर जाता है, डिफ्यूज कर जाता है, और टिश्यू में जो CO2 प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शंस एंड एनर्जी प्रोडक्शन, CO2 टिश्यू में से ऑक्सीनेटेड ब्लड में डिफ्यूज कर जाता है। अब ये ऑक्सीनेटेड ब्लड टिश्यू के इस फंक्शन की वजह से डीऑक्सीनेटेड होके वापस से घूम के एल्वियोलाई में आएगा। हमारा हार्ट इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को सेपरेट करने के लिए बहुत एफिशिएंट है। उसमें इवन हार्ट का स्पेसिफिक सेगमेंटेशन हो गया है। लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करेगा और राइट साइड डीऑक्सीनेटेड ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करेगा। कोई मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होता। हमें वार्म ब्लडेड एनिमल कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि हमारे हार्ट में स्पेशलाइजेशन है, डिफरेंशिएशन है। अच्छा, अगला है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड मेनली एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से मिलके कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं रिकॉल करके बताता हूँ कि ऑक्सीजन जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है तो 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। वहीं पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है तो ओनली 20 to 25% ही हीमोग्लोबिन के साइड बाइंड करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, ठीक है। तो बाकी 3% ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, वो डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसफर करता है। ठीक है, और नियरली 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, बाइकार्बोनेट आयंस कैसे बनते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिल जाता है। नॉर्मली ये जो रिएक्शन है वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में प्रोड्यूस हो, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, केमिकल इक्विलिब्रियम। बट इस चीज को हमारे बॉडी ने एक एंजाइम के थ्रू प्रेजेंस में ही कर दिया। मतलब ड्रास्टिक चेंज, मतलब जो चीज नेचर में हाई प्रेशर में ही होना है और लो टेम्परेचर में ही होना है। एक एग्जांपल दे देता हूँ, सॉफ्ट ड्रिंक में यही होता है, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है। और आपको पता हो मतलब सॉफ्ट ड्रिंक को कोल्ड कंडीशन में रखा जाता है। ठीक है, और उसको खोलने पे गैस रिलीज हो जाता है। इसका मतलब उस बोतल को भी बहुत प्रेशर में रखा गया है। ठीक है, ये दोनों कंडीशन चला गया तो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में उड़ जाएगा। बट हमारा बॉडी इतना मार्वलस है कि एक एंजाइम के प्रेजेंस में ये चीज नॉर्मल टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर पे ही कर लेता है। ठीक है, ये एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। यहाँ पे लिखा होगा, नहीं लिखा हुआ है, लिखा है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है जो इस चीज को पॉसिबल करता है। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आरबीसी के अंदर पाया जाता है और कुछ क्वांटिटी में, माइन्यूट अमाउंट प्लाज्मा में भी रहता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ बाइंडिंग। ठीक है, इन टिश्यू वेयर PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज हाई। इसको अलग से टेबल बना लेना, कब बाइंडिंग होता है, कब एसोसिएशन होता है, कब डिसोसिएशन होता है। Partial pressure of CO2 is high, it gets bound to blood, whereas in the alveoli where partial pressure of carbon dioxide is low and O2 is high, it gets removed from blood. जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है वो रिवर्सिबल मैनर में अटैच होता है। जितना ज्यादा ऑक्सीजन का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, उतना ज्यादा बाइंडिंग होता है। एक हीमोग्लोबिन इज हैज अ आयन हीम प्रेजेंट, आयन Fe आयन प्रेजेंट होता है उसके सेंटर में, जो मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है। ठीक है, अब इसको सैचुरेशन बोलता है कि एक हीमोग्लोबिन में कितने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अभी इन प्रेजेंट कंडीशन में जुड़े हुए हैं। अगर 4 के 4 जुड़ गया तो 100% सैचुरेशन हो जाएगा। अगर एक भी ऑक्सीजन जुड़ा नहीं है इस कंडीशन में
तो इसको बोल देंगे 0% सैचुरेशन। इसके लिए है ग्राफ है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, जो कि सिग्मोइड कर्व होता है, एस शेप कर्व होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और कुछ बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, रेस्पिरेटरी रिदम इज मेंटेन बाय द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इन द मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन, अ न्यूमोटैक्सिक सेंटर इन द पोन्स रीजन ऑफ द ब्रेन एंड कीमोसेंसिटिव एरिया इन द मेडुला कैन ऑल्टर रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। बस, और इसमें और कुछ नहीं दिया हुआ है। अच्छा, रेस्पिरेटरी रिदम को और एलैबोरेट करते हुए मैं बोल सकता हूँ, हमारे मेजरली कहाँ से रेगुलेट होता है रेस्पिरेटरी रेट? रेस्पिरेटरी रेट मतलब 12 to 16 टाइम जो हम ब्रीदिंग इनहेल एक्सहेल करते हैं, उसका रेट अगर बढ़ा दिया या फिर कम कर दिया, हमारा ब्रेन करता है। ब्रेन में एक रीजन है मेडुला रीजन, ठीक है, जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहलाता है, जो कि रेस्पिरेटरी रेट को कम ज़्यादा करने के लिए सक्षम है। उसके एडजेसेंट, उसके बगल में कुछ सेल्स होते हैं ब्रेन में जो सेंसिटिव होता है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन एटम H+ आयन के प्रेजेंस पे। इस रीजन को बोलते हैं कीमोसेंसिटिव एरिया। ठीक है, ये इन चीज के प्रेजेंस को सेंस करके सिग्नल पहुंचाता है रिदम, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कि मेडुला हो गया है। अच्छा, ब्रेन के लोअर पार्ट पॉन्स वेरोलर, पॉन रीजन में हम एक सेंटर होता है जिसको बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी रेट को मॉडरेट करता है, वेयरएज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर रेस्पिरेटरी रेट को रेगुलेट करता है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर मॉडरेट करता है बाय डिक्रीजिंग द रेट ऑफ इंस्पिरेशन, देयरबाय चेंजिंग द रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, अब ब्रेन को हट गया, ब्रेन की बात हो गई। अब हमारे बॉडी में भी कुछ पार्ट है जो कि केमिकल से सेंसिटिव है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन से सेंसिटिव है, जो कि होता है जो कि है हार्ट के ऊपर एओर्टिक आर्च दिखेगा, उसके अंदर कुछ सेल्स हैं जो सेंसिटिव हैं, जो सेंस करके कीमोसेंसिटिव एरिया या फिर अदर रेस्पिरेटरी रेगुलेटरी सेंटर्स में पहुंचा देता है मैसेज। ठीक है, एक और चीज है जो कि कैरोटिड आर्टरी है, जो कि ब्रेन के तरफ ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जा रहा है। ये आर्टरी भी सेंस कर सकता है, इनके सेल्स, इनमें कुछ सेल्स प्रेजेंट होता है जो सेंस कर सकती है कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया है, हाइड्रोजन आयन बढ़ गया है, अभी ये रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा दो ताकि ये कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से एलिमिनेट हो जाए। With this, I conclude the chapter breathing and exchange of gas.